हेलो दोस्तों, राष्ट्रीय सीएमआर यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत करता हूं। जैसा कि केमिस्ट्री सब्जेक्ट का आज से हम लोग अध्ययन करेंगे, जिसका सबसे पहले हम लोग बेसिक वीडियो देखेंगे। इस बेसिक वीडियो में आपको सिखाया जाएगा तत्वों के विषय में, उनका अध्ययन करिए, कैसे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किया जाता है, कितनी विधियों से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर सकते हैं आप लोग, किस प्रकार से किसी अणुद्रव्य को बना सकते हैं आप, कैसे अनुभार निकाला जाता है, कैसे किसी भी यौगिक में किसी तत्व का परसेंटेज निकाला जा सकता है। ये सब टॉपिक आपसे हम पहले शेयर करेंगे, ठीक है ना। इनके जानने के बाद ही आप केमिस्ट्री में अपनी पकड़ बना पाएंगे और अध्ययन करने में आपको सुगमता होगी। तो आइए देखते हैं, आज का टॉपिक हम ले लिए हैं अफबाउ के नियम से इलेक्ट्रॉनिक विन्यासकरण तत्वों का। जैसा आपको पता होना चाहिए कि तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास एक अहम टॉपिक है, जिसकी दो विधियां होती हैं। नंबर 1 अफबाउ का नियम और नंबर 2 होता है बोरबरी का नियम। अफबाउ का नियम उपकोषों पर आधारित था, उपकोषों में ऊर्जा स्तर, लेकिन बोरबरी का नियम कक्षकों अर्थात KL Mn के रूप में ऊर्जा का वितरण किया जाता है। तो अफबाउ के हिसाब से, अफबाउ के नियम से तत्वों का ऊर्जा वितरण उपकोषों में किया जाता है। इनकी परिभाषा क्या है उसको आप नोट डाउन लिख सकते हैं आराम से, कि किसी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने के लिए तत्वों में ऊर्जा के बढ़ते क्रम में इलेक्ट्रॉनों को व्यवस्थित किया गया है। यही अफबाउ का नियम था। इनके अनुसार आप यहाँ पे डायग्राम देख सकते हैं बेटा, यहाँ पर SPDF आप सबको पता होना चाहिए कि जो दीर्घाकार पावर स्टाइलिंग मेंडलीफ ने बनाया है, उसमें टोटल 118 तत्वों को व्यवस्थित किया गया है, जिसमें आप सब जानते हैं 4 उपकोष अर्थात SPDF हैं, 18 वर्ग हैं, 7 आवर्त हैं। आप सबको पता होना चाहिए जो यस उपकोष है जो सबसे पहले लिखा गया है, उसके पास टोटल 2 वर्ग हैं। फिर आता है D उपकोष, जिसको कहते हैं संक्रमण तत्व, इसमें टोटल 10 वर्ग हैं, ठीक है ना। इसके बाद आता है P वर्ग या P उपकोष कह सकते हैं आप। तो P उपकोष में टोटल 6 वर्ग हैं, और लास्ट में जो नीचे होता है उसे कहा जाता है यह उपकोष, या उसको आप अंतः संक्रमण तत्व भी कह सकते हैं, या ब्लॉक को। तो यह ब्लॉक में जो है टोटल 14 वर्ग, कितने हैं? 14 वर्ग हैं, और 2 आवर्त हैं, जिन्हें आप लोग कह सकते हैं एक्टिनाइड और लैंथेनाइड तत्व, ठीक है ना। आइए देखते हैं हम लोग किस प्रकार से कैटेगराइज किया था इसका। तो एक चीज आप पहले बेसिक समझ लीजिए, S, P, D और F जो ब्लॉक हैं, इनमें इलेक्ट्रॉनों का वितरण कैसे किया आप उसको समझिए। उन्होंने मेंडलीव की आवर्त सारणी को आधार मानते हुए S ब्लॉक में 2 इलेक्ट्रॉन, P ब्लॉक में 6 इलेक्ट्रॉन, D ब्लॉक में 10 इलेक्ट्रॉन और F ब्लॉक में 14 इलेक्ट्रॉन किस आधार पर बांटा उसको आपको समझाएंगे आज। जैसा कि यस ब्लॉक में क्षार धातु और क्षारीय मृदा धातुओं को व्यवस्थित किया गया है, क्योंकि यस ब्लॉक में टोटल 2 वर्ग आते हैं, इसीलिए इसके ऊपर 2 इलेक्ट्रॉन दिया गया है, एक कक्षक 2 इलेक्ट्रॉन। सेम डेट P ब्लॉक में टोटल 6 वर्ग हैं। कितने वर्ग हैं? 6 वर्ग हैं। तो 6 वर्ग है, इसलिए इसको क्या दिया गया बेटा? 6 इलेक्ट्रॉन। P ब्लॉक में 6 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, अर्थात 3 कक्षक होते हैं P ब्लॉक में। नेक्स्ट D ब्लॉक में 10 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, लेकिन इसके आधे कक्षक होते हैं, अर्थात 5 कक्षक हुआ करते हैं D ब्लॉक में। सेम दैट यह ब्लॉक आ जाइए, यह ब्लॉक जो होता है इसमें 14 वर्ग हुआ करते हैं, इसलिए यह ब्लॉक में टोटल 14 इलेक्ट्रॉन जगह होती है और 7 कक्षक होते हैं। प्रत्येक कक्षक में लगभग 2 इलेक्ट्रॉन व्यवस्थित होते हैं, एक होता है क्लॉकवाइज और एक होता है एंटी क्लॉकवाइज। आप क्लास 11 में आराम से इसका अध्ययन कर सकते हैं क्वांटम संख्याओं के आधार पर, ठीक है ना। आइए इसको हम लोग देखते हैं ध्यान से। इसको आप समझ के बाद कि किस ब्लॉक में कितने इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, अफबाउ ने इसी को आधार बनाकर बनाया था अपना नियम। आइए देखते हैं इसको। तो यहाँ पे आप इसका अध्ययन के लिए देखो, एरो जो लगाया गया है, इस व्यवस्था को आप ध्यान समझ लीजिए, कभी भी आपको अफबाउ के नियम में कंफ्यूजन नहीं आएगा। जैसा कि 1s 2s लिखते हुए जितना आपको मल्टीपल लिख लीजिए आप लोग यहाँ पर। सेम दैट यहाँ पर कितना लिखा गया है, एक खाना छोड़कर यहाँ पे 2p, देखिए 1s था, यहाँ 2p आएगा, 2p 3p 4p इत्यादि। इसी प्रकार से 1 2 3 3d, क्योंकि SPDF 3d 4d 5d etc, ठीक है ना। सेम दैट 4f, यह ब्लॉक 4 से स्टार्ट होता है,
अगर इसका आपको अध्ययन करना है तो आपको नेक्स्ट वीडियो में इसके लिए डीपली नॉलेज देंगे कि क्यों ये अपने 4 आता है, क्यों इस पे यहाँ पे आवर्तों संख्या 4 दी जाती है, आपके इसके लिए हम अध्ययन कराए बताएंगे आपको, ठीक है ना। फिलहाल आप यहाँ देखिए, अभी हम अबाउट नियम पर चर्चा कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर जैसे सबसे पहले कौन सा इलेक्ट्रॉन उपकोष आता है 1s, क्योंकि यहाँ स्टार्ट 1s के बाद देखो एरो का पीछे से आगे आप चलेंगे, सबसे पहले कौन सा आएगा 1s, तीर देखिए आपको यहाँ पर, फिर यहाँ पे समाप्त हो गया, पीछे से आइए आप 1s के बाद कौन सा आता है बेटा 2s, ठीक है ना। और ये बात ध्यान देना, इन्होंने उपकोषों में इलेक्ट्रॉनों को ऊर्जा के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित किया था। आप इस चीज को पहचानते होंगे कि इस कक्षक के पास इससे अधिक ऊर्जा होती है। ऊर्जा स्तर कैसे नापते हैं, इसके लिए एक नियम है N+L का नियम, इसको आधार बनाते हुए आप ने व्यवस्थित किया था। N+L से आप किसी भी उपकोष में किसी अन्य उपकोष के साथ ऊर्जा स्तर को आप माप सकते हैं, किसके पास ज्यादा ऊर्जा है और किसके पास कम ऊर्जा होती है, ठीक है ना। तो इस प्रकार देखिए, बाद में इसमें चर्चा करेंगे किसके पास ज्यादा किसके कम। फिलहाल आप याद करेंगे इसका, यहाँ पे आ गया, इसके बाद कौन सा आएगा, यहाँ एरो देखिए बाण के पीछे से आगे आइए आप लोग, सेम दैट यहाँ से खाली है, फिर से पीछे से आइए यहाँ घूम करके, फिर कौन आएगा 2p, ठीक है ना। इसके बाद 3s, देखिए क्या है यहाँ पर 3s, इसके बाद कौन सा है फिर खाली, फिर से पीछे आइए आप लोग 3p, ओके। फिर क्या आएगा यहाँ पर 4s, सेम दैट 4s के बाद खाली जाएगा, पूरा पीछे से आइए यहाँ से 3d। अब बात ध्यान देना, थोड़ा सा यहाँ पे कंफ्यूजन होता है बच्चों को कि 4s और 3d में कौन सा आगे आएगा कौन सा पीछे आएगा, तो इसको आप हम क्लियर करेंगे। पहले इस नियम को लिख लीजिए, उसके बाद समझा देंगे पूरा लाइन से, ठीक है। यहाँ पे आइए, 3d के बाद कौन सा आएगा यहाँ पर 3d भी कहाँ गया, यहाँ है 3d के बाद कौन सा आएगा 4p, फिर कौन आएगा 5s। इसी प्रकार बेटा ETC आप समझ सकते हैं, पूरा नहीं लिखूंगा मैं यहाँ पर, आप समझ लीजिए इस प्रकार से आप व्यवस्था को देख लीजिए, ठीक है ना। चाहे जितना इलेक्ट्रॉन व्यास में, चाहे जितने तत्व का करना हो इलेक्ट्रॉन व्यास, आराम से आप कर सकते हैं इस नियम से, ठीक है। तो आप इसको समझ गए होंगे। आइए एग्जांपल देख लेते हैं बेटा, या फिर एक पहले स्पष्टीकरण देखते हैं किसके पास ऊर्जा ज्यादा है। जैसे कहा जाए कि 2p और 3s में किसके पास अधिक ऊर्जा और किसके पास कम है। कंफ्यूजिंग बात ध्यान देना इसको, जैसे मान लो किसी भी काम किया आपको समझो इसको, आप पाओ ने क्यों 2p को पहले रखा और 3s को पीछे रखा। देखिए 2p मतलब देखो N+L का नियम, S P D और F 4 होते हैं। S के लिए L का मान देखो, L का मान कितना होता है बेटा यहाँ पर 0, यहाँ पर कितना होता है 1, फिर 2, यहाँ पर फिर 3 L के लिए। और L के लिए आप यहाँ जो आवर्त देख रहे हैं, आवर्त संख्या होती है। जैसे 2+p के लिए कितना बेटा यहाँ पर, p के लिए L का मान कितना देखो, p के लिए L का मान कितना है 1 है, 1 रख दो, कितना आया 3 आ गया यहाँ से। फिर 3s के लिए देखो 3 L का मान कितना है 3 प्लस s का मान कितना है, यहाँ देखो L का मान s का मान 0 है, 3 यहाँ दिया 3 यहाँ पे, दोनों बराबर दिख रहे हैं। अब यहाँ पे कंफ्यूजन टॉपिक आ रहा है यहाँ पर कि किसके पास ऊर्जा ज्यादा होगी, अर्थात 3s के पास ज्यादा ऊर्जा है या फिर 2p के पास। बहुत कंफ्यूजिंग पॉइंट है यहाँ पर। तो देखिए चूंकि दोनों का N+L का मान निकालने पर दोनों का सेम आ गया, इस कंडीशन में आप वरीयता किसको देंगे, जिसके N का मान ज्यादा होगा। यदि कम ज्यादा होगा तो आप समझ जाते हैं किसके पास ज्यादा ऊर्जा है, लेकिन यहाँ तो दोनों का N+L का मान दोनों बराबर आ रहा है, तो क्या करेंगे 2p और 3s में किसके N का मान ज्यादा, N मतलब यहाँ पे संख्या जो लिखी गई 3 है, यहाँ 2 है, ये ज्यादा है, इसका मतलब यस 3s जो है कहाँ आएगा 3s पीछे आएगा और 2p पहले, क्योंकि 2p के पास ऊर्जा स्तर कम है। क्लियर, चलिए अब कम ज्यादा हो तो आप समझ सकते हैं इस नियम से। सेम दैट यहाँ भी आप कहीं भी किसी के ऊपर लागू करें, 2 के ऊपर लागू कर लीजिए आप यहाँ पर। चलिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ से कर लीजिए इसको। एग्जांपल लेते हैं, आप ज्यादा लंबा वीडियो नहीं करेंगे, एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज दैट 15p फास्फोरस 15 का लेकर अभ्यास करते हैं आप नियम से। तो क्या करेंगे 1s2 2s2, देखो अकॉर्डिंग टू दिस ये रूल देखिए आप लोग, 1s2 फिर 2s2 फिर 2p6 3s2 3p कितना है देखो, जोड़ लीजिए इसको आप लोग। 15 है, 2 2 4 6 4 10 2 12 12 p पे 6 आ सकते हैं टोटल, p में 6 हो सकते हैं, लेकिन आप लोग कितना करेंगे क्योंकि 15 चाहिए, 12 यहाँ तक जोड़ने को ऊपर जोड़ लिया करिए आप लोग यहाँ पर।
तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 3 से ही काम हो रहा है यहाँ से। तो 3p3 अर्थात बाहरी इलेक्ट्रॉन, अंतिम इलेक्ट्रॉन जो है 3p कोष में जा रहा है। क्लियर? आइए एग्जांपल नंबर 2 देख लेते हैं बेटा यहाँ से। एग्जांपल फर्स्ट नंबर 2 देखिए यहाँ पर, जैसे कहा जाए आपसे कि पोटेशियम 19 का इलेक्ट्रॉन विन्यास करिए। किसका? 19 पोटेशियम को होता है। तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 कितना हो देखिए 2 2 4 6 4 10 तो 12 6 18 हो गया यहाँ पर। अभी एक की और आवश्यकता है, इसका तो नेक्स्ट यूज होगा अभी यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए कहाँ तक पहुंचे हम लोग, इसके अकॉर्डिंग 3p तक, 3s2 का 3p आ गया। फिर क्या आएगा 4s कितना 2 हो सकता है। s पर मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं, लेकिन आपको चूंकि 19 का करना है, 18 यहाँ तक हो चुका है, तो एक इलेक्ट्रॉन इस पे चला जाएगा s के ऊपर। तो इस प्रकार से 19 हो गया, अंतिम इलेक्ट्रॉन s कोष में गया। ठीक है, चलिए ऐसे ही आप देखिए एक और देखिए यहाँ पर एग्जांपल, जो अपवाद है क्रोमियम। क्रोमियम का परमाणु क्रमांक बेटा कितना होता है 24 होता है। कितना होता है? यह अपवाद है। और एक और तत्व है 29 जिसको कॉपर कहा जाता है। ये दोनों अपवाद आप लिख लीजिए यहाँ पर। बाकी अपवाद के लिए हम स्पेशल वीडियो बना देंगे कौन कौन से केमिस्ट्री के अपवाद स्वरूप हैं। ठीक है ना? आइए इसको लेते हैं 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d4 होना चाहिए बेटा। देखो यहाँ से ध्यान से समझ लें इस टॉपिक को, बहुत सारे बच्चे परेशान रहते हैं यहाँ पर। 24 है, देखिए जोड़ लीजिए आप लोग 2 2 4 6 4 10 10 2 12 6 18 18 2 20 4 24। बट ये रॉन्ग है बेटा। कहीं भी आप ऐसा इलेक्ट्रॉन चले जाए पूरा रॉन्ग हो जाएगा, 0 नंबर आ जाएगा आपका। क्रोमियम के इलेक्ट्रॉन ऐसे नहीं किया जाता है। क्यों? क्योंकि ऊर्जा स्तर देखा जाए तो ऊर्जा स्तर 3d के पास अधिक होता है, इसके पास ऊर्जा स्तर कम होता है। या ऐसा आप समझिए कि डी उपकोष संक्रमण तत्व है। या संक्रमण तो परिभाषा क्या सीखा है आपने? ऐसा उपकोष जिसके 2 बाहरी कोष अपूर्ण होते हैं। 2 बाहरी कोष क्या होते हैं? अपूर्ण होते हैं। उसे क्या कहते हैं? संक्रमण तत्व कहा जाता है। तो यह अपना स्तर पूरा करने के लिए, या भी कह सकते हैं डी उपकोष में 10 इलेक्ट्रॉन हो सकता है ना, तो या तो अपना पूर्ण भरक कर लेता है या तो फिर अर्ध भरक कर लेता है। पूर्ण भरक का मतलब क्या है? यदि यह 9 रहेगा ऊपर, इसके ऊपर 9 आएगा तो एक इलेक्ट्रॉन इससे छीन करके अपना 10 इलेक्ट्रॉन कर लेगा। या फिर यदि यह 4 रहेगा तो अर्ध भरक मतलब 10 का आधा, अर्ध भरक 5 होता है ना, तो 5 करने के लिए इससे इलेक्ट्रॉन छीन लेता है। यह हमेशा यह उपकोष को परेशान ही किया करता है सदैव। आइए देखते हैं यहाँ पर। तो इसका सही क्या कंफ्यूजन होगा बेटा से? इसको 1 करके क्या कर लेगा स्वयं को 5 कर लेगा। यहाँ कहेंगे इसको छीन लेता है यहाँ से। तो डी उपकोष पूर्ण भरक यानी 10, अर्ध भरक मतलब 5 करने के लिए यह उपकोष से एक इलेक्ट्रॉन हमेशा छीन लिया करता है। ठीक है ना? आइए देखते हैं इसी तरह कॉपर का। कॉपर भी सेम टू सेम ऐसे जाएगा। लास्ट में आता है 4s2 फिर 3d9 होना चाहिए नियमतः, लेकिन यहाँ पे ऊर्जा स्तर के हिसाब से डी उपकोष की प्रवृत्ति होती है कि यह सदैव क्या करता है? अर्ध भरक या पूर्ण भरक कर लेता है। तो कॉपर और 29 यानी कॉपर और क्रोमियम क्यों अपवाद बने हुए हैं? क्योंकि इन दोनों में ऐसा प्रवृत्ति है कि यह उपकोष को यहाँ पर 2 ना करके यहाँ पे 1 कर दिया जाता है। यहाँ भी सेम है, ये पूर्ण भरक अर्थात इसको 10 कर दीजिए, इसको क्या कर लीजिए 1। तो बेटा ये सही रूप है इनका दोनों का। यदि आपके एग्जाम में कभी किसी कंपटीशन एग्जाम में आ जाए या फिर कहीं एकेडमिक एग्जाम में आ जाए कि क्रोमियम और कॉपर का इलेक्ट्रॉन आप नियम करो, तो आप लोग इसको फॉलो कर लेना है यहाँ पर। ठीक है ना? तो ठीक है बेटा, इसी हिसाब से आप लोग जुड़े रहिए। नेक्स्ट वीडियो में आपको हम सिखाएंगे बोर-बड़ी के नियम से, आप बोर-बड़ी के नियम से इलेक्ट्रॉन विन्यास करना तत्वों का। ठीक है ना? तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है यहाँ से। इसी प्रकार से आपको वीडियोज में सूत्र बनाना सिखाएंगे और सूत्र बनाना सिखाएंगे, फिर संयोजकता निकालना सिखाएंगे, पूरा 0 से लेकर के अप लेवल तक केमिस्ट्री सिखाएंगे। ठीक है? आपको 9 से लेकर 12 तक पूरा बेसिक से लेकर हाई लेवल तक ले जा रहे हैं। तो थैंक यू वेरी मच। आप वीडियो को लाइक और शेयर करते रहिए, सब्सक्राइब